हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में क्या करेंगे, लास्ट क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो थर्मोकेमिस्ट्री का बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे और सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और बातों को समझते हैं। मेरे दोस्तों, आज जो डिस्कस करना है वो क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किस बात का किया था, वो डिस्कशन हम लोगों ने किया था हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। तो उसी चीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बॉन्ड इंथैल्पी की बात करेंगे। तो दोस्तों जरा बॉन्ड इंथैल्पी पे नजर मारो, क्या होती है बॉन्ड इंथैल्पी। देखो यार, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल है, अपना सबसे प्यारा छोटा सा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ये कोवेलेंट बॉन्ड कोई बच्चा ब्रेक करना चाहता है, तो उसने क्या किया, एनर्जी दी और बॉन्ड ब्रेक हो गए और एटम कहां पहुंच गया, गैसियस स्टेट में। अब गौर से बातों को समझो, मॉलिक्यूल भी गैस फेज में है और ब्रेक होने के बाद जो एटम फॉर्म होंगे वो भी गैस फेज में होंगे। अब बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो यार दोस्तों जब बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो ऑलवेज एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, आपने एनर्जी सप्लाई की और एनर्जी सप्लाई की और बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, गौर सुनिएगा, एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी देते हैं उसी को बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी देते हैं उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट, एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक मोल मॉलिक्यूल को नहीं ब्रेक करना है, ध्यान रखिएगा। एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, बातों को अच्छे से दिमाग में बसाते जाओ। एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, हो सकता है एक मॉलिक्यूल में एक मोल से ज्यादा बॉन्ड हो, तो डिफिनीशन ध्यान रखना, एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने की है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड कन्वर्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसियस एटम। गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, फिजिकल स्टेट का भी ध्यान रखिए, गैस से गैस में जाना है, ठीक है। तो जरा देखो, एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी दोगे मेरे दोस्त उसी को क्या नाम दिया जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी। इससे एक बात तो आप समझ गए, जब एनर्जी देनी पड़ रही है तो डेल्टा एच का साइन दोस्त कैसा आएगा, पॉजिटिव, और रिएक्शन क्या बोली जाएगी, एंडोथर्मिक, है कि नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं कि एनर्जी का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और रिएक्शन क्या बोली जाएगी, एंडोथर्मिक बोली जाएगी। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। देखो दोस्त, जब आप हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हो तो क्या होता है, गौर से देखिए, एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन में क्या है, एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है। तो जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो इसको बोला जाता है बॉन्ड इंथैल्पी, और ये बॉन्ड इंथैल्पी एब्सोल्यूट बॉन्ड इंथैल्पी होती है। ये बॉन्ड इंथैल्पी कैसी है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। जब किसी मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड हो, जब किसी मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होगा तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब गौर से सुनो, किसी बच्चे ने कहा सर मैं मेथेन का बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूं, तो जरा गौर से देखिए, मेथेन में भी चारों बॉन्ड सेम है, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड, मगर इनकी बॉन्ड इंथैल्पी सेम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मॉलिक्यूल या स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। तो जब आप पहला बॉन्ड ब्रेक करोगे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हम लोग सपोज कर लेते हैं दोस्त कितनी, H1। जब आप दूसरा बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो फिर हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हम सपोज कर लेते हैं कितनी, H2। अब गौर से देखो, मैंने सेम टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक किया है, यहां पर भी CH बॉन्ड ब्रेक किया है और दोस्त यहां पर भी CH बॉन्ड ब्रेक किया है, मगर एनर्जी अलग अलग लगेगी, क्योंकि मेथेन न्यूट्रल फॉर्म में है, उसकी स्टेबिलिटी अलग है, और ये फ्री रेडिकल फॉर्म में है, इसकी स्टेबिलिटी अलग है। तो यहां पर अब जब चारों बॉन्ड ब्रेक करोगे और जो बॉन्ड इंथैल्पी आएगी, सपोज करो मैंने कहा ये आई HT, मतलब फाइनल बॉन्ड इंथैल्पी, वो क्या आएगी, वो आएगी एवरेज, वो आएगी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो दोस्त जरा इस बात को समझो, यदि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड है, वो सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप के हो, तो हमेशा एवरेज वैल्यू मिलेगी। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड है, वो सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का हो, तो ऑलवेज
एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी मिलेगी। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है और वो ब्रेक कर रहे हो तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो बॉन्ड इंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, दोनों में डिफरेंस समझ पाए। बॉन्ड इंथैल्पी कब आती है? जब एक मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड हो, तब एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। यदि एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड है तो हमेशा एवरेज मिलेगा। इसी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी को दोस्तों बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो तीन टर्म डिस्कस किए इतनी जल्दी जल्दी से, बॉन्ड इंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड इंथैल्पी एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो तब मिलती है जब मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड हो, ठीक है। दूसरी बात, एवरेज कब आएगा? एक से ज्यादा बॉन्ड है तो ऑलवेज एवरेज मिलेगा, ठीक है। और उस एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी को ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जनरली बोलते हैं। इतना काम हो गया। अब एक और बात, बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? तो नेक्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ रिएक्शन। एक मिनट इसको रफ कर दिया जाए दोस्त। हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है? तो हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल्टा H इक्वल टू दोस्त समेशन CI, ठीक है। डेल्टा H बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट पहले ही पढ़ा चुका हूं, मार खा जाओगे नहीं तो। ध्यान है, सिर्फ दो केसों में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, एक बॉन्ड इंथैल्पी के केस में, एक कंबस्शन के केस में। बाकी किसी केस में ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। समेशन CI डेल्टा HB ऑफ प्रोडक्ट। ये देखो, तो यदि हीट ऑफ रिएक्शन हमें कहीं रिप्रेजेंट करानी है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे। पहले क्या लिखेंगे? टोटल बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। दोस्त समझ गए हो कैसे करना है? क्लियर बात? अब कूदते हैं चल के क्वेश्चन पे। देखो यार, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां पे दिया है। क्वेश्चन क्या है, गौर से समझिए कि क्वेश्चन क्या है। बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ CH बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड आर 105, 120 एंड 220 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। देन डेल्टा H ऑफ गिवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दी है दोस्त? 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिक्विड। अब ये गैस फेज है, ये लिक्विड फेज है। इस रिएक्शन की बॉन्ड इंथैल्पी वो पूछना चाहते हैं। यार वो पूछना चाहते हैं तो हम लोग 2 सेकंड में बता देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है। जैसे ही मैं कुछ बता देता हूं वैसे ही आप सीख जाते हो और फिर 2 मिनट में उस बात को चिपका देते हो एज ए कॉन्सेप्ट। तो हम इस बात को लिख रहे हैं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि सर ये कैसे लिख रहे हैं? ये बात तो आप समझ ही रहे होगे यार दोस्त। क्या? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या लगाओगे? बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ दोस्त प्रोडक्ट। हम लोगों ने चिपका दिया यार, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब जरा दोस्त यार वैल्यू डाल के भी दिखा दो मुझे एक बार। तो चलो, बच्चों ने कहा सर आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ कर दूंगा। तो जरा मेरे को बताना, यहां गौर सुनिएगा अच्छे से। ये प्रोडक्ट कौन है? वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने OH बॉन्ड है दोस्त? गौर से देखो, एक मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है और हमारा प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल वाटर। तो एक मॉलिक्यूल में 2 मोल बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 मोल बॉन्ड होंगे। तो यदि मैं ऐसा लिख दूंगा, देखो कॉफिशिएंट, ठीक है, तो टोटल क्या आएगा? कॉफिशिएंट 2 और 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। बात समझ पाए कैसे किया? यार 2 तो ये आ गया और फिर एक मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड है तो तुम दोनों को ब्रेक करोगे ना, तो दोनों को ब्रेक करोगे। अच्छा सॉरी, देखो यहां पे गलती हुई, किसी बच्चे ने बताया नहीं, ये तो मैं प्रोडक्ट की लिख रहा था। हमें तो पहले रिएक्टेंट की लिखनी है यार दोस्त, है ना। यदि आप लोग ना हो तो गड़बड़ हो जाए। तो जरा देखो यार, हाइड्रोजन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। एक मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड है और 2 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड, तो 2 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड पहला हो गया दोस्त। अब ऑक्सीजन की बात करो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है और डायरेक्ट डबल बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी दी है, तो 1 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH, O डबल बॉन्ड O।
माइनस सारा रिएक्टेंट लिख गया दोस्त, देख लो आप अच्छे से, सारा रिएक्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। आपने हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी डाल दी, आपने ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी डाल दी, रिएक्टेंट हो गया। दौड़ लगाते हैं प्रोडक्ट की ओर, तो प्रोडक्ट कितना हुआ 4 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। सही है कि नहीं दोस्त, बात समझ गए ना कैसे चिपकाया है। देखो यार, एक मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल में 4 OH बॉन्ड होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू डाल देनी है। तो चलिए वैल्यू डालने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो पहले सबकी वैल्यू पढ़ लेते हैं। HH की कितनी है 105, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितनी है 120 और OH की कितनी है 220, याद रखिएगा। चलो, तो डेल्टा H की वैल्यू आई मेरे दोस्त 2 इंटू 105, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन की 1 इंटू 120, ये पूरी रिएक्टेंट की हो गई, माइनस 4 इंटू 220। ये देखिए, ये देखो आप लोग ध्यान दो, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की कितनी दी है 105, ऑक्सीजन की कितनी है 120 और OH की कितनी है 220, ठीक है। और सबकी यूनिट सेम है, किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल बॉन्ड को ब्रेक होने की एनर्जी थी, और हमारे पास यहां कितने मोल बॉन्ड थे 4 मोल इसके थे, 1 मोल इसका था और 2 मोल इसके थे। हमने सबकी वैल्यू डाल दी। जब आपने सबकी वैल्यू डाल दी है तो जरा कैलकुलेट कर लो यार। तो ये बन गया 210, ये बन गया 120 और दोस्त वो कितना बन गया बताओगे नहीं यार, ये आ गया 880। अब जरा यार इसको सॉल्व करो, तो डेल्टा H की वैल्यू आ गई, जरा एक बार अच्छे से कर लीजिए ये लोग, 330 माइनस 880। तो यार बच्चों 0 से 0 आता है, ये 5 मिलता है, ये 5 आया और ये माइनस आया। क्या आप यूनिट बताना पसंद करोगे? बिल्कुल करोगे। सारी वैल्यू आपने किलो कैलोरी में डाली है, तो आंसर भी दोस्त किलो कैलोरी में ही आएगा ना यार। तो हीट ऑफ रिएक्शन आ गई माइनस 550 किलो कैलोरी, और ये किस में आई है माइनस में आई है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा बता दो प्लीज, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू कैसी आई है निगेटिव आई है। तो क्वेश्चन को कैसे करोगे बात समझ गए, बॉन्ड एंथैल्पी समझ पाए ना, क्या समझे बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, इतनी सी बात। एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी दोगे वो सब क्या होगी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिमाग में क्या बैठाना है, यदि एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वो कैसी होगी एवरेज होगी, यदि एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वो दोस्त कैसी होगी एवरेज होगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास दिमाग में क्या बैठाना है कि जब भी हम डेल्टा H की वैल्यू लिखेंगे तो ऑलवेज लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब बात आगे ले चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन क्या होता है जरा इसको समझो। देखो फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या है ये बताता हूं कि फेज ट्रांजिशन किसको किसको आप बोलते हो, किस सिचुएशन को हम लोग फेज ट्रांजिशन बोल सकते हैं। गौर से मेरी बातों को समझिए। जैसे किसी ने कहा यार सॉलिड से लिक्विड में जाना फेज ट्रांजिशन है कि नहीं दोस्त। इसी तरह से किसी ने कहा सर लिक्विड से वेपर में जाना फेज ट्रांजिशन है। किसी ने कहा सर डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जाना फेज ट्रांजिशन है। हम कहां जा रहे हैं डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जा रहे हैं, तो ये सब फेज ट्रांजिशन है, यहां पर फेज का ट्रांजिशन हो रहा है। तो जरा देखो, जब एक मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगी, ठीक है। एक मोल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आएगी, और एक मोल सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आएगी। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक मोल की एंथैल्पी काउंट करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में कन्वर्ट करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को उसके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी एक्सचेंज आता है वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, और वो किस पर आता है, वो किस पर आता है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो जरा देखो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो सॉलिड से लिक्विड में जाना
ये क्या है, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। और ऐसे प्रोसेस को हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक। अब जरा देखो, यदि कहीं पर लिक्विड से सॉलिड में जाया जाए तो, यदि हम दोस्तों लिक्विड से सॉलिड में जानते हैं तो इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज करना कहते हैं। तो आप यदि जानते हो बहुत अच्छे से तो देखो गौर समझिएगा, फ्रीजिंग की एनर्जी और फ्यूजन की एनर्जी आपस में बराबर होगी। किसी ने कहा कैसे, तो गौर से मेरी बात समझो। स्टेट फंक्शन है ना एंथैल्पी, सॉलिड से लिक्विड में जाओ या लिक्विड से सॉलिड में आओ, है कि नहीं। इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम ही है, सॉलिड से चले लिक्विड में आ गए, लिक्विड से चले सॉलिड में आ गए, तो इनिशियल और फाइनल सेम है तो वैल्यू सेम रहेगी। अपोजिट क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। सॉलिड से लिक्विड में जाने की ये है और लिक्विड से सॉलिड में आने की ये है, तो वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी, बस अपोजिट साइन। इक्वल भी होगी, अपोजिट भी होगी, बस साइन अलग अलग होंगे। लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो एनर्जी निकलेगी, इसलिए माइनस साइन, और सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए प्लस साइन। दोनों की डिफिनीशन एक है। एक मोल सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो भी एनर्जी देते हो वो सब क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और फिजिकल स्टेट कैसे चलेगी, ऐसे। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, एक मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी दोगे वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक मोल वाटर है लिक्विड फॉर्म में, यदि हम उसको वेपर के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसमें जितनी भी एंथैल्पी लगेगी, एनर्जी लगेगी, वो सब क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एनर्जी दोगे वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, तो गौर से समझिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब है एक मोल सॉलिड को उसके वेपर में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट लिक्विड में नहीं। देखो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ द सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट ए टेम्परेचर बिलो इट मेल्टिंग पॉइंट। एक मोल सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करोगे या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो एनर्जी दोगे वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। एंथैल्पी ऑफ क्या है, सब्लिमेशन। अब मेरी बात को गौर से समझना, हम सॉलिड से पहले गए लिक्विड, ठीक है दोस्त, और लिक्विड से गए वेपर, तो सॉलिड से लिक्विड में जाना क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से वेपर में जाना क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाना क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और एंथैल्पी एक क्या है दोस्त, स्टेट फंक्शन है। यदि स्टेट फंक्शन है तो एक रास्ता ये है, डायरेक्ट इससे जाओ या ऐसे जाओ, पहले 1 फिर 2, वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होती है दोस्त, वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के सम के बराबर होती है। ड्यू टू एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स में ध्यान रखना, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, ये बहुत बड़ा रूल है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, ये बहुत बड़ा रूल है। मतलब किसी का स्टेट फंक्शन होना एक रूल की तरह काम करता है, कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए आपको। ये देखो, और मैंने कहा था थर्मोकेमिस्ट्री में एक ही बात चलती है, एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए जैसे मैथ्स को सॉल्व करते हो वैसे केमिस्ट्री को सॉल्व करो। वैल्यू समझ में आ गई, आगे बढ़े दोस्तों। अब देखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तीन एंथैल्पी को एक साथ पढ़ाता हूं। गौर समझिए, क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, पहले तीन एंथैल्पी को आप अच्छे से पढ़िए कि ये तीन एंथैल्पी क्या है और कैसे बताई जाती हैं। ध्यान दो, देखो यार, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में मैंने इन्फिनाइट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिए, या फिर मैंने एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, 15K वाटर। K का मतलब समझ गए ना। तो देखो ये क्या आया, CuSO4 इन्फिनाइट वाटर मॉलिक्यूल, या फिर CuSO4 15K वाटर मॉलिक्यूल। एक सिचुएशन ये है, समझिएगा। एक सिचुएशन मैंने फिर लिखी आपके लिए, मैंने कहा यार इतने ज्यादा वाटर ना ऐड करो, 200 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो या 100 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। तो एक बार मैंने 100 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए। एक सिचुएशन ये, एक बार मैंने सिर्फ 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए।
एक सिचुएशन ये, इसको आप पढ़ते भी हो कि CuSO4 5H2O, इसको क्या बोलते हो? ब्लू विट्रॉल बोलते हो, नाम रखा जाता है ब्लू विट्रॉल। ध्यान है ना सभी बच्चों को? अब गौर से समझो तीनों में डिफरेंस क्या है। जब आप लार्ज स्केल में वाटर ऐड कर देते हो किसी मॉलिक्यूल में और वो लार्ज स्केल बहुत ज्यादा है, तो बोला जाता है इसमें भी एनर्जी निकलेगी। इसमें जो एनर्जी निकलेगी उसको बोला जाएगा हीट ऑफ सॉल्यूशन। वो लार्ज स्केल क्या है? अनकाउंटेबल, मतलब 2000 मॉलिक्यूल, 5000 मॉलिक्यूल, 10,000 मॉलिक्यूल, इनफिनाइट मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया जाए, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और एक मोल में ही हमेशा ऐड करते हैं। जब आप क्या करो, 2-4 अमाउंट में ऐड करो, 200, 200, 300, 400, उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और यदि आप स्पेसिफिक नंबर में ऐड कर रहे हो, सिर्फ 5, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। तो जरा गौर समझो, इनफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या वेरी लार्ज स्केल ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो तो एनर्जी जो निकलेगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक नंबर 2, 4, 6, 10, 50, 100, 200 करते हो तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। और एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते हो 5, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 ऐड होंगे, फेरस सल्फेट में 7 ऐड होंगे, तो ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तीनों में डिफरेंस समझे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब लार्ज स्केल में ऐड कर दो, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब स्पेसिफिक नंबर में ऐड कर दो। उनके बीच में जब भी ऐड करोगे वो सब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है, वो सब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है। स्पेसिफिक नंबर में वाटर ऐड हो रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और वो हर मॉलिक्यूल के अलग अलग होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के लिए 5, फेरस सल्फेट के लिए 7। इसी तरह से यदि आपको याद हो, ठीक है, Na2CO3.10H2O, उसके लिए 10। तो ये क्या है? स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है इसलिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है दोस्त? और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बीच में कोई भी नंबर ऐड हो रहा है वो सब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है। 200, 400, 500, ये सब तीनों के डेफिनेशन समझ पाए? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ये लिखा है, देखो, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज इतना, दैट ऑफ CuSO4.5H2O इज इतना, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि एंथैल्पी का मतलब क्या है। मैंने एक ही बात कराई थी कि इसको बिल्कुल मैथ की तरह सॉल्व किया करो, इसको बिल्कुल मैथ की तरह सॉल्व किया करो, बहुत इजी लगेगा। देखो, किसी ने कहा कि कॉपर सल्फेट में जब आप इनफिनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो ऐसे, तो जो एनर्जी निकलती है वो इतनी है। उसने बोली है, कितनी बोली है अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हम लिख लेंगे, ठीक है। और 5 हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O में जो आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हो उसमें जो एनर्जी निकलती है वो इतनी है। वैल्यू हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं दोस्त, कितनी है? तो पहली वैल्यू है -15.9 किलो कैलोरी, दूसरी वैल्यू है 2.8, दोनों ही माइनस की होंगी। तो देखो पहले कितनी निकली? -15.9, तो ये 15.9 किलो कैलोरी है, और ये कितनी है बच्चों? 2.8 किलो कैलोरी। अब गौर से समझिए, जब आप यहां से चलते हो और यहां पर पहुंचते हो तो इतनी एनर्जी है, और जब आप यहां से चलते हो और यहां पर पहुंचते हो तो इतनी एनर्जी है। तो यहां से यहां तक में कितनी होगी, यही तो पूछा जा रहा है, यही तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है दोस्त, पूछ लो, देख लो। तो आपको पता है यहां से यहां तक के जाने की एनर्जी मतलब 15.9 की एनर्जी, ठीक है, 15.9 की एनर्जी, और यहां की एनर्जी का सम और यहां की एनर्जी का सम आपस में बराबर होगा। माइनस साइन आप हटा दें, माइनस साइन तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी निकलेगी। बात समझ पाए मैंने कैसे लिखा? भाई CuSO4 से इनफिनाइट वाटर ऐड करते हो तो इतनी एनर्जी, CuSO4.5H2O से इनफिनाइट वाटर ऐड करते हो तो इतनी एनर्जी। तो यहां वाली एनर्जी चाहिए ना अपने को, इसी को तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। बस डेल्टा H की वैल्यू निकाल लो। तो 15.9 - 2.8,
तो आप लोग कर लोगे, 1 आ गया और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा किलो कैलोरी। ये वैल्यू आई, और वैल्यू किस में लिखोगे, माइनस साइन के साथ। क्यों, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो साइन माइनस ही लगाओगे। ठीक है, ये देखो बात समझ पाए कैसे किया मैंने। इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है मेरे दोस्त, उसने कहा था इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताओ, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी पूछ रहा था ना मेरे से यहां तक की, और यहां से यहां तक की दी थी, यहां से यहां तक की दी थी, तो बस हम लोगों ने कहा यार ये तो बच्चों खेल हो गया, इसमें इसको माइनस कर दो तो इस प्रोसेस की आ जाएगी। यहां से यहां तक पहुंचने की वो है, यहां से यहां तक पहुंचने की ये है, तो इससे इसको माइनस कर दोगे तो ये वाली आ जाएगी। क्यों, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, बम। अच्छा, बम कैलोरीमीटर, ये क्या होता है, इसको डिस्कस करते। देखो यार, इसका काम क्या होता है, ये किस काम आता है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसका काम क्या है। ये क्या करता है, मेजर हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस एट कांस्टेंट वैल्यूम, मतलब डीयू को मेजर करता है, डीयू को एट कांस्टेंट वैल्यूम इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस के थ्रू हीट ऑफ कंबशन ऑफ सब्सटेंस को मेजर करता है एट कांस्टेंट प्रोसेस। ठीक है, कैसे किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप जानते हो, उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कैलोरीमीटर। ठीक है, उससे अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है, अपने को बस इस फार्मूले पे फोकस करना है जिससे क्वेश्चन आने वाला है। तो वो फार्मूला क्या है जरा देखो, इसी को डीयू बोलते हैं, इसी को हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का मतलब कैलोरीमीटर, हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हीट करोगे उसका मॉलिक्यूलर वेट, इनटू टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस, जितना मास आपने लिया है वो। तो गौर से इस बात को जरा समझिए, कितनी हीट रिलीज हो रही है कांस्टेंट वैल्यूम पे, वो कैसे पता चलेगी, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, पूरे कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी की वैल्यू यहां रख दोगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, जिसको बर्न कर रहे हो, जैसे मेथेन को कोई बर्न कर रहा है, कोई बेंजीन को बर्न कर रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट यहां, बर्न करने पर कितना टेम्परेचर चेंज आया वो वहां, और कितना मास आपने सब्सटेंस का लिया है वो यहां पुट कर दोगे। कैसे, जरा देखो आपको क्वेश्चन बताता हूं। 0.16 ग्राम मेथेन, मॉलिक्यूल कौन है, मेथेन, was subjected to combustion at 26 degree centigrade in a bump calorimeter. The temperature of the calorimeter system including water was found to be rise. देखो यार, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, was found to be rise, कितना राइज हो रहा है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन एट कांस्टेंट वैल्यूम, हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन एट कांस्टेंट वैल्यूम पूछ रहा है, इसलिए डीयू पूछ रहा है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथेन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछ रहा है, इसका मतलब डीएच पूछ रहा है। दिया क्या है, थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, देखो थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज 17.7 किलोजूल केल्विन इनवर्स, ये केल्विन इनवर्स। आर की वैल्यू भी दी है आपको, ठीक है, 8.314, ठीक है, तो ये किसमें होती है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब दोस्तों यार इस पर हमें काम करना है, तो जरा देखो क्या क्या दिया है, वैल्यू डालते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या चाहिए, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, ये देखो दोस्तों दिए, थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम मतलब कैलोरीमीटर इज 17.7 किलो जूल, तो वैल्यू हम लोगों ने डाल दी कितनी, 17.7 किलो जूल, किलो जूल को हम लोगों ने जूल में बना लिया। फिर वैल्यू क्या है, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिस्टम सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मेथेन, मेथेन का कितना होता है 16, टेम्परेचर कितना राइज हुआ है 5 डिग्री। अब गौर से समझिएगा,
जब भी राइज टेम्परेचर दिया है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दिया हो, तो उसको कभी केल्विन में मत चेंज करिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू केल्विन में चेंज की जाती है, डिफरेंस कभी भी केल्विन में नहीं चेंज किया जाता है, ठीक है, उसको डायरेक्ट ऐसे ही रखना होता है। ये देखो अपॉन मास, मास कितना है, तो देखो मास कितना है दोस्त, मास दिया है 0.16 ग्राम मेथेन, ये देखो तो 0.16 ग्राम मेथेन, ये क्या आया, ये आया जूल, आंसर हमारा क्या आया जूल, और निकल के क्या आया डीयू, डीयू हमारा फाइंड हो गया ये। अब उसने डीएच भी पूछा है, तो देखो कैसे होगा, मेथेन को बर्न कराओ दोस्त, तो जब मेथेन को बर्न कराओगे तो कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, हीट ऑफ कंबशन में पढ़ाया था। तो अब बैलेंस कर लो दोस्त, ये बैलेंस हो गई। अब डेल्टा एनजी निकालो, ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने डीएच भी पूछा है, तो डीएच इक्वल टू क्या होगा, डीयू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, डीयू की वैल्यू ये आ जाएगी, डेल्टा एनजी अब निकाल लोगे ना, कितना आ गया, डेल्टा एनजी आ गया मेरे दोस्त, ये लिक्विड होगा। क्यों, किसी ने कहा आप कैसे समझ पाए कि वाटर लिक्विड है, तो मेरे दोस्त हम इसलिए समझ गए वाटर लिक्विड है क्योंकि सारी कहानी कितने पे चल रही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही है, और जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही है तो 27 तो यार रूम टेम्परेचर के आसपास की वैल्यू है, इस समय तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो ये लिक्विड हो गया, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। तो डेल्टा एनजी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन रिएक्टेंट, तो वैल्यू कितनी आ गई -2, डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई दोस्त -2, तो -2 तो यहां डाल दोगे, आर की वैल्यू डाल दोगे, टी की वैल्यू डाल दोगे और डीयू की वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। जैसे ही आप सारी वैल्यू को पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, ये देखिए, डी की वैल्यू, टी की वैल्यू ये दी है, टी की वैल्यू ये दी है, आर की वैल्यू ये दी है, आप फार्मूले में डालोगे आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आई, हमको करना क्या है, हमें सिर्फ इतनी सी बात करनी है और इस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो जब भी कहीं कैलोरी मीटर की बात करें तो ध्यान रखना कैलोरी मीटर का आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए और उसमें बस वैल्यू डालनी है। दो चीजें ध्यान रखिए, कैलोरी मीटर में जो हीट निकलती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है, पहला पॉइंट जो दिमाग में याद रखना है। दूसरा इसका फार्मूला, और तीसरा बेटा ये ध्यान रखिएगा, तीसरा ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट में गड़बड़ ना होने पाए। और चौथा, यदि वो कांस्टेंट प्रेशर पे पूछ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच पूछ रहा है, तो डेल्टा एच निकालना है अपने को, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब चलो टॉपिक को आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं है। अब जरा देखिए, यहां पे लास्ट एंड फाइनल एनर्जी पढ़ लेते हैं, उसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। नाम क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। अब दोस्त रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो यार, रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे देखो ये बेंजीन है, ठीक है, ऐसे ये बेंजीन है। अब बेंजीन की क्या की, मैंने किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बेंजीन की एनर्जी निकाली कि बेंजीन की एनर्जी है कितनी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उसकी आई एक्सपेरिमेंटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, इंथैल्पी, एक्सपेरिमेंटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये मैंने क्या निकाली है, किसी एक्सपेरिमेंट से निकाली है, थ्योरी से नहीं निकाली है, ठीक है। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन की निकाल ली, ये वो हो गई। अब आपने क्या किया, इसी को किसी मेथड के थ्रू निकाला, कैलकुलेट, कैलकुलेट करना मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, ये। अब इसी चीज को हम थ्योरेटिकल निकालना है, कैलकुलेटिंग वैल्यू। इस थ्योरेटिकल वैल्यू को ही बोला जाता है बच्चों क्या, कैलकुलेटिंग वैल्यू, कि कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ बेंजीन। अब वो हमने कैसे निकाली, वो किसी ना किसी मेथड से निकाली, तो ये कैलकुलेटिंग वैल्यू आ गई और दोस्त ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई। अब बात को समझिएगा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो इनका डिफरेंस होता है, किसका किसका, देखो कैलकुलेटिंग वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कैलकुलेटिंग वैल्यू, इनका जो डिफरेंस होता है वो रेजोनेंस एनर्जी होता है। किसी मेथड के थ्रू बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकाली गई और एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली गई, उसका डिफरेंस जो है वो रेजोनेंस एनर्जी है। किसी ने कहा सर थोड़ा सा एक एग्जांपल मार दो, तो चलो एक एग्जांपल मार देता हूं, जरा देखिए, मैं आप क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, मैंने बोला रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंटल enthalpy of formation of benzene is -62 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इफ हीट ऑफ, गौर सुनिएगा, इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, heat of hydrogenation of cyclohexane is -40 kilocalorie per mole. Then calculate resonance energy of benzene. ये देखो एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ऐसे तो अब गौर से समझो हमारा फार्मूला क्या है। तो दोस्त यार हमारा फार्मूला एक ही है, क्या, जब भी कहीं रेजोनेंस एनर्जी पूछी गई तो हमने कहा यार इसकी क्या, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस इसकी कैलकुलेटिंग वैल्यू, उनका डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो दोस्त यार इसने दे रखी है 62 किलो कैलोरी। अब कैलकुलेटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जरा देखो इंथैल्पी क्या होती है, एक स्टेट फंक्शन है। तो गौर समझना, इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। एक बॉन्ड को फॉर्म करने की एनर्जी क्या है 40, उल्टा चलो यहां से यहां, एक बॉन्ड को फॉर्म करने की एनर्जी क्या है 40 किलो जूल। बेंजीन में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड को फॉर्म करने की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक बॉन्ड को फॉर्म करने की एनर्जी दोस्त कितनी है 40 है। ठीक है, ये प्लस में लिखो यार, एक मिनट, ऐसे एक बॉन्ड को फॉर्म करने की एनर्जी दोस्त कितनी है 40 है, तो 3 बॉन्ड को फॉर्म करने की एनर्जी कितनी होगी 3 × 40। क्यों, 3 बॉन्ड यदि इधर से इधर फॉर्म कर दोगे तो बेंजीन आ जाएगा ना थ्योरी के हिसाब से। तो ये देखो आया। अब इसको जरा आप सॉल्व कर लो। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो आई थिंक जरा देख लो भाई, कोई बच्चा बता सकता है कितनी आएगी, तो ये आएगी 58 माइनस की 58 किलो कैलोरी। बस यही आंसर हो गया रेजोनेंस एनर्जी। तो एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ऑलवेज देगा ना यार, वो थोड़ी हमको निकालनी होगी। एक वैल्यू वो देगा, एक वैल्यू हम निकालेंगे। हम निकालने का मतलब जो भी वैल्यू हम निकालना है वो कैलकुलेटिंग वैल्यू है, क्योंकि हम पेन से निकालना है ना थ्योरेटिकल। तो एक वैल्यू उस मॉलिक्यूल की वो देगा, एक वैल्यू आप निकालोगे, उनका जो डिफरेंस होता है वही रेजोनेंस एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए अब सारा थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा लिया है, तो अब बचे हुए क्वेश्चनों पे फोकस करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोगों का दूसरा काम स्टार्ट हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। तो चलिए आज बचे हुए क्वेश्चनों को निपटाते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस, हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब जरा देखो यार, उसने मुझे क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, पहले तो ये समझ लो। उसका कहना है कि यार एक कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म करना है। ये देखो ऐसा ही तो लिखा है, देखो 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन से फॉर्म करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो पूछना है। और कितना कार्बन फॉर्म करना है मेरे दोस्त 35.2 ग्राम। कितना फॉर्म करना है 35.2 ग्राम। 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने में कितनी एनर्जी निकलेगी ये पूछ रहा है। और दे क्या रहा है, दे रहा है कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे दोस्त जरा कंबशन रिएक्शन लिख के दिखाओ कार्बन डाइऑक्साइड की। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन कैसे लिखोगे, तो सभी बच्चों को पता है जब कार्बन सॉलिड को बर्न कराओगे तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, है ना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन लिख के दिखाना है। कितना है -393.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है यार, जरा कोई पढ़ के सुनाएगा मेरे को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डिफिनीशन पकड़ो। 1 मोल कार्बन को बर्न करने की एनर्जी है। और मेरे दोस्त जब 1 मोल कार्बन बर्न होता है तो जरा बताना कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होता है, 1 ही मोल तो फॉर्म होता है।
इसका मतलब 1 मोल कार्बन के बर्न होने की एनर्जी -393.5 है। या फिर कोई समझदार बच्चा ऐसे बोल दे कि 1 मोल कार्बन के फॉर्म होने की एनर्जी इतनी है। क्यों? यदि कार्बन के फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करोगे तो ऐसे ही तो करोगे। किसी का भी फॉर्मेशन कैसे करते हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से करते हैं जो नेचुरल फॉर्म में हो। तो यार ऑक्सीजन नेचुरल फॉर्म में O2 रहता है, कार्बन नेचुरल फॉर्म में कार्बन सॉलिड रहता है। तो ये जो कार्बन की कंबशन रिएक्शन लिखी है, रियलिटी में ये फॉर्मेशन, गौर सुनना, कार्बन का कंबशन रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन रिएक्शन सेम है। कार्बन का कंबशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन रिएक्शन सेम है। तो इस वैल्यू को आप दो तरह से बोल सकते हो। पहला, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, दूसरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोस्त कितनी है? इतनी। और वो मुझसे क्या कह रहा है? इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, मगर इतने ग्राम की निकालनी है। 1 मोल का मतलब मेरे दोस्त कितना होता है? 44 ग्राम कार्बन के लिए। तो अब आप लोगों ने क्वेश्चन पकड़ लिया होगा। 44 ग्राम यदि हम कार्बन को फॉर्म करेंगे तो एनर्जी निकलेगी -393.5 किलो जूल। और 1 ग्राम को फॉर्म करेंगे तो कितनी निकलेगी? ये तो हम लोगों ने बचपन में सीखा है कैसे करते हैं। और हमें कितना फॉर्म कराना है? 35.2 ग्राम। तो जब दोस्त 35.2 ग्राम फॉर्म कराएंगे तो कितनी निकलेगी? ये निकलेगी मल्टीप्लाई 35.2। ध्यान रखिएगा ये 35 लिखा है ना? ये कितना लिखा है दोस्त? 35.2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा वैल्यू माइनस में आएगी तो प्लस वाला आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब बस आप आंसर चेक कर लीजिएगा कौन सा आएगा। आई थिंक पहला आएगा। आगे चलते हैं। इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज दी है, इसका मतलब यहां बॉन्ड बनना है। कितने मोल बॉन्ड बनना है जरा बताना? 2 मोल HH बॉन्ड बनने की एनर्जी है ये, है कि नहीं? द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। क्वेश्चन बहुत इजी, समझ गए तुम। यहां से यहां तक में इतनी एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी में कितने मोल बॉन्ड फॉर्म होते हैं? 2 मोल। 2 मोल बॉन्ड फॉर्म होने की एनर्जी इतनी है। ये देखो, गौर समझिए, 2 मोल बॉन्ड फॉर्म होने की एनर्जी इतनी है। तो वापस चले जाओ, स्टेट फंक्शन होता है इंथैल्पी, तो इधर से इधर की एनर्जी कितनी है? माइनस। तो इधर से इधर की एनर्जी कैसी होगी? प्लस। इसका मतलब 2 मोल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की एनर्जी इतनी है, तो 1 मोल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी? और किसी ने कहा सर 1 मोल की क्यों निकाल रहे हो? तो अभी मार खा जाओगे, अभी डिफिनीशन बताई थी। 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी निकलती है, जो देनी पड़ती है, उसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। अब यार वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। आई थिंक जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से तो ये आना चाहिए प्लस में। आगे बढ़े। बच्चों की डिमांड है कि सर इस क्वेश्चन को भी निपटा दो, तो निपटा देते हैं। फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड इंथैल्पी, देखो यार बॉन्ड इंथैल्पी दोस्त आपको दी है। HH बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी दी है, C डबल बॉन्ड C की दी है, CC बॉन्ड की दी है, CH बॉन्ड की दी है। अब वो पूछ रहा है इस रिएक्शन की एनर्जी बताओ। हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो हीट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में पूछ रहा है? बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में। तो सभी बच्चों को तुरंत समझ में आ गया होगा कि सर यार हम कर देंगे, आप परेशान ना हो। जब भी हीट ऑफ रिएक्शन बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में पूछा जाता है तो हम लिखते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट 2 ही जगह पे लिखा जाता है, और वो कौन होता है? एक बॉन्ड इंथैल्पी, एक कंबशन। अब सारा का सारा रिएक्टेंट डाल दो, डायरेक्ट डाल लो। कितने CH बॉन्ड है? 1 2 3 4 CH बॉन्ड है, तो 4 इंटू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक, फिर C डबल बॉन्ड C कितने हैं? 1, तो प्लस 1 इंटू C डबल बॉन्ड C प्लस पूरे रिएक्टेंट की डालनी है, तो इस मॉलिक्यूल की तो सभी की बॉन्ड इंथैल्पी हो गई। 4 CH बॉन्ड थे, डाल दिया। एक C डबल बॉन्ड C है, उसकी एनर्जी भी डाल दी दोस्त, और एक HH बॉन्ड है, इसकी एनर्जी भी डाल दी, जैसा बच्चों ने कहा। ये पूरा रिएक्टेंट हमारा हो गया खत्म। अब प्रोडक्ट में आओ, माइनस 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड हो गए, माइनस क्यों? प्रोडक्ट है, एक CC बॉन्ड हो गया। ये देखो,
अब इन सब की वैल्यू डाल दो और आंसर निकाल लो। तो जब आप इन सब की वैल्यू डाल दोगे, आंसर निकाल लोगे, तो कोई ना कोई एक आंसर मैच कर जाएगा दोस्त। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन HCl आर दिस, एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है। अब गौर से बात को समझो, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि बहुत सारी रिएक्शन खुद लिखनी पड़ेंगी, और खुद रिएक्शन लिखने के लिए डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यदि डेफिनेशन अच्छे से समझ में आती तो रिएक्शन खुद लिख पाओगे। जैसे ये देखो, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है, तो ये रिएक्शन कैसे लिखोगे कि किस रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है। अब बताओ इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे। हाइड्रोजन का कौन सा फॉर्म लोगे, हाइड्रोजन का वो फॉर्म लोगे जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। Cl का कौन सा फॉर्म लोगे, वो फॉर्म लोगे जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बैलेंस रिएक्शन ये आई कि नहीं आई। एक मिनट, बॉन्ड एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो 1 मोल बनाना है, तो 1 मोल बनाना है ये। अब इस जगह पे जो भी एनर्जी आएगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl होगी। वो क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। और यही पूछ रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ। तो अब यार वैल्यू डाल दो। आपको दी क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी दी है, तो बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इक्वल टू क्या होगी मेरे दोस्त, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यही तो होगी ना। अब यार मेरे दोस्तों वैल्यू डाल दीजिए और वैल्यू डाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कर लोगे कि मुझे डालनी पड़ेगी वैल्यू, कितने CH बॉन्ड है, 1, सॉरी पहले रिएक्टेंट की डालो, कितने मोल HH बॉन्ड है, आधा मोल HH बॉन्ड है, और 1 मोल की एनर्जी ये है, 1 मोल देखो ये लिखा है, तो क्या हुआ 434, और Cl बॉन्ड भी कितना है, हाफ है, 242। ये हो गया पूरा का पूरा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 431। अब यार प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि इजी है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं सॉल्व कर देता हूं, 121 431। अब इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 3, माइनस 431। पहली बात तो ये आ गई कि आंसर माइनस में आएगा, तो इसका मतलब प्लस वाले आंसर तो कट गए। दूसरी बात ये है कि आंसर आएगा कितना, तो 11 से 8 गया 3, ठीक है, और 12 से जाएगा नहीं, तो 12 से 3 गया 9, तो ये 93 आ रहा है। यूनिट क्या है, किलो जूल, सॉरी तो किलो जूल, 93 किलो जूल आ रहा है दोस्तों। अब 93 किलो जूल कौन है, ये है आंसर, आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ पाए कैसे किया। हर क्वेश्चन में एक ही फार्मूला लगेंगे, आप अच्छे से बस ध्यान रखिए। गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, साइड डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया, अब आप कर लोगे, पढ़ देता हूं मैं। गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC आर गिवन रिस्पेक्टिवली, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl ये भी गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड बताओ, जस्ट अपोजिट करना है। अब क्या कर रहा है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी पूछ रहा है, ये भी दिया है, तो यार बस इसी फार्मूले में डाल दोगे, ये वाली चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन को नहीं करता हूं, आप कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कंसीडर करना है, H आयन इक्वस OH आयन इक्वस मिलकर वाटर बनाते हैं जिसकी एनर्जी -x किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं जिसकी एनर्जी x2 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो देखो यार दोस्तों, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगी, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक नहीं होगी। वाटर का फॉर्मेशन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। अच्छा, सब रिएक्शन दिए हैं, पूछा क्या गया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड। वाटर लिक्विड को फॉर्म करने की एंथैल्पी पूछ रहा है, तो वाटर लिक्विड की फॉर्मेशन रिएक्शन पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले रिएक्शन तो लिखो कि किस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है, वाटर के फॉर्मेशन। तो वाटर का फॉर्म कैसे करोगे, हाइड्रोजन से करोगे, हाइड्रोजन गैस, और वाटर का फॉर्म किससे करोगे, ऑक्सीजन से करोगे, वो भी ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब इसकी एनर्जी पूछ रहा है आपसे,
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड के फॉर्म की एनर्जी पूछ रहा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है। अब इस रिएक्शन की एनर्जी कैसे निकाली जाए, 4 रिएक्शन दिए हैं। पहले भी वाटर का फॉर्मेशन है मगर HNOH है, इसलिए ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकती। दूसरी रिएक्शन भी वाटर का फॉर्मेशन है मगर ये क्या है, वाटर लिक्विड भी फॉर्म हुआ है, गैस भी है, सॉलिड भी है, ये तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन ही लिखी है। जिस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए वही रिएक्शन तो यहां लिखी है, देखो। तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, X2 आएगी। तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बस यही होगा। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, तो वैल्यू सेम आएगी। जो ये रिएक्शन लिखी वही तो ये रिएक्शन लिखी, और इसी की हमें एनर्जी चाहिए थी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आनी है। आगे बढ़ो। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन आर गिवन पर मोल रिस्पेक्टिवली। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन निकालना है। देखो कोई बच्चा इस बात से ना डरे कि यार हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है, हमें बस एक रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है, हमारा काम इतना सा है। और एक रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब दोस्त इस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन की एनर्जी निकालनी है। अब कौन कौन सी रिएक्शन दी है, पहले किसका कंबशन दिया है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कंबशन कराओगे तो मेरे दोस्त क्या बनाओगे, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, वैल्यू कितनी दी है, -241। फिर किसका कंबशन दिया है, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सीन C6H10, इसका कंबशन करा लो तो क्या बनेगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्त हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, रिएक्शन बैलेंस कर लो, 12 और 12 और 8 कितना होता है, 17, तो ये क्या होगा 17/2। इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू दी है -3800। फिर हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है C6H12। जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी है, जब आप इसको बर्न करोगे तो यार इसमें क्या आएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हैं 12, इधर कितने हैं 6 और 12 कितने होते हैं 18 का मतलब 9। अब यार इतनी रिएक्शन दी है, इसकी भी एनर्जी दी है हम लोगों को -3920। अब इन सब रिएक्शन की हेल्प से इसकी एनर्जी चाहिए। अब आप 2 मिनट में क्वेश्चन को समझ गए होगे। इन सभी रिएक्शनों को ऐसे आप प्लस माइनस करो कि ये आ जाए। तो अब जरा देखो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए लेफ्ट में C6H10 को ही ये कहते हैं, ये देखो, और राइट में क्या चाहिए C6H12, उसको ये कहते हैं, ये देखो। तो जब ये राइट में चाहिए तो इस रिएक्शन को तो पलट लिया जाए दोस्त, ऐसे। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया, सभी बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि ये चीज हमें कहां चाहिए, ये चीज यार हम लोगों को चाहिए कहां पर, राइट में चाहिए, ये देखो, इसलिए मैंने पलटा है। अब बस खेल खत्म हो गया। इस रिएक्शन का नाम रख दो। अब मैं देखो कलर चेंज कर देता हूं, इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, इसको मैंने दोस्त कहा इक्वेशन 2, और इसको मैंने कहा इक्वेशन 3। अब देखो इनको कैसे ऐड करना है, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो यार देखो इसको चाहिए तो एक ये ऐड होना चाहिए, ये हमें कहां चाहिए, लेफ्ट में, और ये यहां पे लेफ्ट में है तो इसको भी ऐड होना चाहिए। अब जब इनको ऐड होना चाहिए तो वाटर हमें कैंसिल भी करना है, तो वाटर कैंसिल करने के लिए इसको ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब आपका काम कुछ नहीं है, अगले पेज पे चले, कर लोगे। देखो नेक्स्ट नंबर पेज पे 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दो। जब आप इनको ऐड कर दोगे, ये देखो, तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी। कैसे, गौर सुनना, ये बच्चा मेरे पास, हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर कितना वाटर लिखा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है 6, और यहां पर कितना है 6, कैंसिल हो गए। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये राइट में है। वाटर कितने लिखे हैं 6, 5 ये कैंसिल हुए, ठीक है, और एक ये कैंसिल हुआ, टोटल 6 हो गए, 5 और एक ये वाला 6 हो गए। ये हमारे लेफ्ट में है, ये दोनों राइट में है। ठीक है दोस्तों, अब जरा ऑक्सीजन देखो, ये कितने ऑक्सीजन है 9, ये कितने 17/2 और हाफ,
17/2 प्लस हाफ, दोनों का एलसीएम लो तो 18/2, 18/2 का मतलब 9, ये भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बचा जरा देखो, लेफ्ट में ये बचा जो मुझे चाहिए था, ये देखो, राइट में ये बचा जो मुझे चाहिए था, ये देखो, और लेफ्ट में हाइड्रोजन बचा जो मुझे चाहिए था। अब इनकी एनर्जी को ऐड कर दो तो जरा देखो, -241 -3800 और प्लस 3920। अब हम इनको ऐड कर देंगे, हम डायरेक्ट एनर्जी निकाल दे रहे दोस्त। -241 -3800 प्लस 3900। जब दोस्तों इनको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक ये 00 नहीं है, 8920। अब यार सॉल्यूशन तो कर लोगे ना दोस्त, ठीक है, वैल्यू को ऐड कर लेना। अब आपके हवाले क्वेश्चन छोड़ दिया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विल बी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दोस्त पूछ रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखो ये है और ये है। अच्छा, ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले तो ये देखो, ये क्या है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, ये वीक बेस है। गौर समझिएगा, पूरा एस ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पूरा एस ब्लॉक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक्सेप्ट BeO, MgO, ठीक है, ये वीक बेस है, LiO, ये सब वीक बेस होते हैं। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा -57.33 किलो जूल से कम होगी। होगी कि नहीं होगी, ये मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, तो फिर यही वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन ए रिजल्ट इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यदि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है दोस्त, तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, निगेटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि निगेटिव करनी है तो हमारे पास डेल्टा जी इक्वल टू दोस्त होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। यदि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहे और इसकी वैल्यू ऑलवेज निगेटिव रहे, तो ये ऑलवेज कैसा आएगा, ये ऑलवेज निगेटिव आएगा। ये एक ऐसी सर्टेन कंडीशन है कि इसमें हमेशा डेल्टा जी निगेटिव रहेगा। तो ऐसा कहां लिखा है, डेल्टा H निगेटिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक होना चाहिए, तो ये तो कट गया, ये कट गया। डेल्टा H निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा S पॉजिटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव का मतलब डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करना चाहिए। तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज किसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। एक्सोथर्मिक हो और डिसऑर्डरनेस यदि इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव रहेगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा। ए रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनिटी, यार ये तो मैं अभी पढ़ा चुका हूं। वो कह रहा है कोई भी रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो ये यार अभी बताइए बात। अब सॉल्व कर लोगे ना, हमेशा स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये निगेटिव आना, और ये निगेटिव आने का मतलब ये चीज ऐसे होना, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा होने के लिए ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लो यार, इफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड, Br बॉन्ड, HBr बॉन्ड और दिस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। अब बॉन्ड एंथैल्पी सबकी दी है, डेल्टा H पूछ रहा है, तो मैं डेल्टा H ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट निकाल देता हूं क्योंकि अब आप लोग टैलेंटेड हो चुके हो। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, पहला हाइड्रोजन है 433, फिर हमारा Br है 192 माइनस 2 इंटू 364। बात समझ गए कैसे निकाला, यूनिट मेरे दोस्तों क्या है, किलो जूल, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें कितने बॉन्ड है, एक मोल में एक बॉन्ड। इसमें कितने बॉन्ड है, एक मोल में एक बॉन्ड। उसमें कितने बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल में एक। मॉलिक्यूल कितने, 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा H R, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम है। वो कह रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सेम है, इक्वल है। सेम होने का मतलब इक्वल है, मतलब उसका पूछने का मतलब है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू किसमें सेम है। तो देख लेते हैं। तो ये देखो, पहली रिएक्शन, ये गैस है, ठीक है। इस रिएक्शन को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, जेनॉन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, गैस के फॉर्म में है।
फ्लोरीन किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है? गैस के फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी है, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम होगी। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन लिखी है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखी है, तो इस रिएक्शन की एनर्जी को ही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलोगे और इसी रिएक्शन की एनर्जी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलोगे। ये गलत है। कार्बन किससे फॉर्म होगा? ऑक्सीजन के, सही लिखा है। कार्बन का कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कार्बन, और यहां कार्बन ना लिख के ये लिखा है, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए दो एटम चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में चाहिए? गैस के फॉर्म में, जो दिया है बिल्कुल सही है। कार्बन किस फॉर्म में चाहिए? सॉलिड के फॉर्म में, और कार्बन नहीं दिया है, इसका मतलब ये रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। ऐसे ही करके चेक कर लोगे, ठीक है। जैसे ये बराबर नहीं है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में? ओजोन फॉर्म में थोड़ी होता है, O2 फॉर्म में होता है। इस रिएक्शन को देख लो, हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलता है नेचर में? मीथेन के फॉर्म में थोड़ी मिलता है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और मीथेन गिवन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। कर लोगे यार, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि कंबशन वाली एनर्जी दी है, ठीक है। कर लोगे ना सारे बच्चे? ऐसे करना है, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इनको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज निगेटिव, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल X और Y, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक लग रहा है इसलिए इसको करते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सिमिलरली थे, बिल्कुल एक जैसे थे। देखो आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन यहां करते हैं, गौर समझिए। आपको क्या दिया है दोस्त? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है, और वो कह रहा है कि ये निगेटिव है। किस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का। अब वो कह रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन की कंबशन एनर्जी जो है वो हमें दी है X, मिथाइल अल्कोहल की भी कंबशन एनर्जी हमें दी है। मिथाइल अल्कोहल की कंबशन एनर्जी कितनी दी है? Y। अब वो पूछना क्या जा रहा है, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो मेरे दोस्तों ये बताओ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो लिखी जाती है समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जरा देखो, ये वैल्यू निगेटिव है, इन्होंने कहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कितनी है? X, माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितनी है? Y। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ये 0। ऑक्सीजन कंबशन करने के काम आता है, वो खुद थोड़ी जलता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रखोगे, 0 रखोगे। अब ये वैल्यू है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो X में यदि हम Y को माइनस करते हैं, X में हम Y को माइनस करते हैं तो माइनस आता है, इसका मतलब Y बड़ा है X से, यही तो हुआ। चेक करो, X में Y को माइनस करोगे तो आंसर निगेटिव आएगा, इसका मतलब Y बड़ा है X से, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये दिया है, ये दिया है। अब यार इसकी डेल्टा H पूछ रहा है, तो सभी बच्चों को पता है डेल्टा H निकालने के लिए डायरेक्ट लिख दूं, है ना? परेशान तो नहीं होगे? वैसे तुम लोग नहीं होगे, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हीट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में वाटर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तो 0 रख दी, ऑक्सीजन की क्या रख दोगे? 0। क्यों? क्योंकि जो नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मानते हैं। वाटर की कितनी लिखोगे? वाटर की दोस्त दे रखी है -286, ये आ गई हमारी किसकी? प्रोडक्ट की। अब इसकी लिख दो माइनस, ये देखो, अब इसको सॉल्व कर देना, जो आ जाए वो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ये कंसीडर नहीं करोगे, इसके रिस्पेक्ट में 0 हो गई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ वाटर, ये माइनस रिएक्टेंट 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ H2O2। अब बस सॉल्व कर लो फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। अब देखो दोस्त यार, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 पूछ रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है? SO2 का फॉर्मेशन किससे करोगे? S सॉलिड
ऑक्सीजन गैस गिव्स SO2 गैस। ऐसा ही तो करोगे। अब इस रिएक्शन की एनर्जी पूछ रहा है, तो अब इन दोनों रिएक्शन को कैसे हिलाया डुलाया जाए कि ये आंसर आ जाए। हमें क्या चाहिए लेफ्ट में, सल्फर, तो ये रिएक्शन तो चाहिए। राइट में क्या चाहिए, SO2, SO3 नहीं चाहिए, तो इसको पलट दो। जैसे ही मेरे दोस्त आप इसको पलटोगे तो ये रिएक्शन ऐसे लिख जाएगी, और जब रिएक्शन पलटते हैं तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी माइनस साइन के साथ। अब इसको मानो 1, इसको मानो 2, ऐड कर दो। तो जब 1 + 2 करोगे तो जरा देखो क्या आएगा, गौर से देखिए। SO3 कैंसिल हो गया, सल्फर ये आ गया, ऑक्सीजन 3/2 है और इधर ऑक्सीजन 1/2 है। जब उधर जाएगा तो फिर 1 बचेगा। 3/2 का मतलब 1.5 और हाफ का मतलब 0.5, तो 0.5 जब उधर गया तो 1 हो गया। SO2 ऐसे ही लिखा है, तो क्या आंसर आएगा, 2x - y। 2x - y कोई आंसर है तो वो आंसर हो गया। नेक्स्ट वैल्यू इन एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H। तो यार अब हम लोग खत्म करने वाले हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा H तो सबको पता होता है यार, कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। गिवन दैट ऑक्सीजन की कंबशन एनर्जी दी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत कर लोगे क्योंकि बहुत समझदार हो। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन एनर्जी कह रहा है, तो कार्बन किससे फॉर्म होता है, तो सभी को पता है कि कार्बन C से फॉर्म होगा और आधे ऑक्सीजन से फॉर्म होगा। ये रिएक्शन लिखना समझ गए ना यार, कैसे लिखा है, समझ गए ना कैसे लिखा है मेरे दोस्तों। मैंने बताया था कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन जब भी लिखोगे तो उसके एलिमेंट कौन होंगे, जो जिस नेचर में वो एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन ये। अब इस रिएक्शन की एनर्जी चाहिए, ये दो रिएक्शन दी हैं। अब बताओ आप नहीं कर पाओगे, खुद तो टैलेंटेड हो, कर लोगे। कैसे करोगे, इसमें क्या करो, आपको लाना क्या है, ये रिएक्शन लाना है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को इधर पलटो और 2 से डिवाइड कर दो और दोनों को ऐड कर दो, बस कुछ नहीं करना है। इसको आप पलट दीजिए मेरे दोस्त ऐसे। क्यों ऐसा किया समझ गए होंगे सभी बच्चे। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल फॉर्म करना है, 1 मोल, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल की होती है दोस्त। तो अब क्या करो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो। क्यों 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें रिएक्शन में CO लाना है ऐसे। अब जब इसमें डिवाइड होगा तो एनर्जी में भी डिवाइड होगा। ये देखो, अब आप इसको मैंने 1 कहा है और इसको मैंने 2 कहा है, ऐड कर दो दोस्त। जब इसको ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, और लेफ्ट वाले में क्या बचा, ऑक्सीजन कार्बन, लेफ्ट वाले में क्या बचा, 1 मोल कार्बन, और यहां क्या लिखा है, हाफ मोल कार्बन। उधर जाएगा तो हाफ मोल कार्बन बचे, हाफ मोल ऑक्सीजन बचेगा। 1 मोल ऑक्सीजन लिखा है, हाफ मोल ऑक्सीजन लिखा है, जब उधर जाएगा तो हाफ मोल बचेगा। और इधर क्या बचा, CO। अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया है तो हीट भी ऐड कर दो, -y -x + y/2। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे दोस्त y - 2x / 2 आ जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा हो उसको टिक कर दो, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों ने पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लिया है। यदि कोई छुटपुट घटनाओं में कोई छोटी मोटी बात रह गई हो तो इसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। आपका काम है लेक्चर को बार बार देखना, नोटबुक को बार बार रिवाइज करना। थर्मोडायनेमिक्स की नोटबुक को ज्यादा रिवीजन करो क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे थ्योरी है और बहुत सारे आपके पास पॉइंट है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो इसको ज्यादा रिवाइज करिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि दिन में कम से कम 2 बार रिवीजन करें और इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करिए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।